अंश बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा नवपाषाण का। अब हम लोग आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता को उद्गम होने के कारण जो थे या उद्गम कैसे हुआ उसके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। देखेंगे जब कांस का उपयोग जब मानव ने औजार के रूप में किया, औजार के रूप में, तब इसमें कुछ क्रांति आई। यह औजार के रूप में जब इन्होंने किया है तो इस औजार का प्रयोग उन्होंने किया हल के रूप में, अर्थात कृषि में किया तो किसमें? हल के रूप में। इससे हुआ क्या कि पैदावार बढ़ने लगी, मिश्रित खेती होने लगी, यानी कि मिश्रित खेती कृषि में कांस का प्रयोग करने से, हल के रूप में, मिश्रित खेती, इससे हुआ उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि हुई। उत्पादकता में वृद्धि भी हुई तो अत्यधिक हुई। जब ये अत्यधिक वृद्धि हुई तो इसके दो परिणाम हुए। पहला परिणाम हुआ अधिशेष हो गया। पहला परिणाम अधिशेष की स्थिति हो गई। अत्यधिक बढ़ने से दूसरा हुआ जनसंख्या में विकास। अर्थात कि जनसंख्या वृद्धि, इससे क्या होता है कि बस्तियों का निर्माण हुआ। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो बस्ती का निर्माण बोले या तो विकास बोले। जब अधिशेष की स्थिति जब उत्पन्न हो गई, वो भी अत्याधिक रूप में, तो आगे अब इस अधिशेष को अपने पास तो रख नहीं सकते थे, तो करना क्या था कि इसका व्यापार के रूप में, यानी एक जगह से दूसरे जगह, तो यानी व्यापार का तीव्र विकास हम बोलेंगे। व्यापार का तीव्र विकास। जब व्यापार का तीव्र विकास होना है तो निश्चित है कि यहां पर व्यापारिक केंद्र बनेंगे। व्यापारिक केंद्र, जब व्यापारिक केंद्र बनेंगे तो निश्चित है कि कस्बा बनेगा, और जब कस्बा बनेगा तो यह आगे चल करके शहर का निर्माण करेगा। यह शहर ही आगे जाकर करके 2350 ईस्वी को हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करता है। दूसरे रूप से हम देखते हैं कि जब अधिशेष की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोगों के पास में खाली समय मिल जाता है। इस खाली समय में ये लोग करते क्या थे? हस्तशिल्प, यानी हाथों से कष्टकारी, यानी हाथों से सिलाई बुनाई या तो हाथ का बना हुआ सामान बनाना स्टार्ट किए, यानी हस्तशिल्प। हस्तशिल्प का विकास होता है। यहाँ से इनका विकास जो हुआ, यह आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा दिया। हाँ, हम
हम लिख सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप का विकास। आर्थिक क्रियाकलाप का विकास हुआ, यानी आर्थिक क्रियाकलाप के विकास का है, या तो हम कहते हैं कि ये बढ़ावा मिला। इससे क्या हुआ, औद्योगिक केंद्र बना। औद्योगिक केंद्र, यानी औद्योगिक केंद्र का विकास हो गया। जब यह औद्योगिक केंद्र का विकास हुआ तो निश्चित है कि यह कस्बा के रूप में आया। यह कस्बा बाद में शहर के रूप में आ गया। फिर देखते हैं यहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि होने से होता क्या है कि व्यापार का तीव्र विकास होता है। हम इसको यहां से वाइस वर्सा ले लेंगे। अब देखेंगे कि यहां जनसंख्या में वृद्धि होती है तो होता कैसे है कि परस्पर संपर्क में वृद्धि होती है। दूसरा इसमें होगा क्या, एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। एकीकरण को बढ़ावा, जनसंख्या में वृद्धि हुई तो निश्चित एक दूसरे में संपर्क बढ़ा, तो एकीकरण हुआ। एक जगह लोग रहना स्टार्ट किए, या तो एक दूसरे से संपर्क हुए, दूसरे से संपर्क हुआ तो तीव्र व्यापार का विकास हो गया। अधिशेष की स्थिति जब उत्पन्न होती है तब दो तीन चीज होता है। पहला, लोग अन्नागार बनाएंगे। अन्नागार जिसमें कि जो बचा हुआ है सामान उसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो कृषि में वृद्धि हो रही है, तो ये कृषि में वृद्धि के चलते जो अन्न ज्यादा हो गया उसके लिए रखने के लिए अन्नागार का निर्माण किया गया। दूसरा, सुरक्षा इसका चाहिए, यानी कि सुरक्षा। इस सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, जब सुरक्षा के लिए चाहिए क्या, किलाबंदी। तो हम लिखेंगे किलाबंदी, सुरक्षा का दृष्टिकोण। सुरक्षा का दृष्टिकोण, इस सुरक्षा का दृष्टिकोण से किलाबंदी बन गया। तो हमने देखा कि कांस का जब औजार के रूप में प्रयोग करने लगा, खास करके कृषि में क्या, हल के रूप में से क्या है, मिश्रित कृषि हुई। मिश्रित कृषि से क्या हुआ, उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादन वृद्धि से दो परिणाम निकले। पहला परिणाम निकला अधिशेष की स्थिति, दूसरा हुआ जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि हुआ, दूसरा इसी में देखेंगे कि बस्ती का निर्माण। जब अधिशेष होगा तो निश्चित है उसको एक जगह से दूसरे जगह बेचने के लिए जाएंगे लोग, तो व्यापार में वृद्धि होगी, यानी व्यापार का केंद्र बनेगा। यह व्यापारिक केंद्र जब बनेगा तो एक कस्बा के रूप में आएगा। यह कस्बा बाद में शहर के रूप में आएगा, जो 2350 ईस्वी पूर्व देखा गया है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर इधर दूसरे रूप से हम देखते हैं उत्पादकता में वृद्धि हुई तो जनसंख्या में वृद्धि होगा। जनसंख्या में वृद्धि हुई तो बस्ती का निर्माण हुआ तो एक दूसरे से पारस्परिक संपर्क बढ़ा, यानी एकीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई तो व्यापार में तीव्र विकास हुआ। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ 2350 में सिंधु घाटी। दूसरे रूप से देखते हैं कि जब अधिशेष उत्पन्न हो जाता है तो हस्तशिल्प का विकास, कारण के अब समय उनके पास बहुत मिलने लगा था, तो आर्थिक क्रियाकलाप में वृद्धि हो गई, यानी बढ़ावा मिल गया।
तो यहाँ औद्योगिक केंद्र का विकास हुआ। यही औद्योगिक केंद्र बाद के दिनों में देखेंगे कस्बा के रूप में, अब फिर वही कस्बा शहर के रूप में परिणत होती है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पदार्पण होता है। अब हम लोग आते हैं कि यह कहाँ कहाँ मिला। तो इसको हम देख रहे हैं कि इसका जो हमको कुछ कुछ साथ जो मिला है इस शुरुआत का, वो है कालीबंगा, कालीबंगा, उसके बाद है आमरी, फिर है कोटदीही। इस 3 जगह से हमको शुरुआती के साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात कि प्रमाण मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन मैं प्रारंभ में आप लोगों को स्पष्ट रूप से क्लियर कर देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह देसी सभ्यता है। अब देखेंगे 1826 में चार्ल्स मैनसन के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा को देखा गया था, यानी कि जानकारी दिया गया था। तो हम लिखेंगे यहां पर कि चार्ल्स मैनसन ने जानकारी दिया। जानकारी दिया कब? 1826 में। उसके बाद 1850 में कराची लाहौर रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा था। इस निर्माण के दौरान में ही हड़प्पा के खंडहर की खुदाई की गई, जहां प्राचीन सभ्यता के स्थायित्व का संकेत मिलता है। उसके बाद 1955 में करीब समय वही था, आसपास में ही सर्वेक्षण या निरीक्षण करने का भार, सर्वेक्षण को बोला जाए, निरीक्षण करने को दिया गया। इन्होंने आकर करके अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बोला कि प्राचीन सभ्यता का वहां पर कुछ साक्ष्य है। 1921 में जॉन मार्शल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई का दायित्व अपने आप को लिए, अर्थात कि इनको दायित्व दिया गया खुदाई का कि आप जाकर के खुदाई कीजिए। तब इन्होंने इसका नामकरण किया, यानी जॉन मार्शल नामकरण करते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। इन्होंने 1921 में ही राय बहादुर दयाराम साहनी को बोले कि जाकर के आप उस जगह को खुदाई करवाए। तो हड़प्पा का 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खुदाई का काम किया गया। इधर खुदाई का काम चल ही रहा था कि 1922 में रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की खुदाई का भार दिया गया। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का और 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खुदाई किया गया। कुछ इतिहासकारों ने यह बात कही कि 1921 के खुदाई के पहले वो लोग आम राय रख लिए थे कि भारत का जो इतिहास है, जो आर्य के आगमन से ही स्टार्ट होता है, यानी वैदिक काल से स्टार्ट होता है। साथ ही साथ कुछ इतिहासकार ने यहां तक कह डाला कि सिकंदर के चढ़ाई से भारत का इतिहास प्रारंभ होता है। लेकिन जब 1921 में खुदाई हुई तो समूह ने एक मत होकर के बोला कि नहीं, भारत की सभ्यता जो है एक देसी सभ्यता है जो काफी पुरानी है। लेकिन बात यहां पर आकर के विवाद परस्त हो गई कि आखिर हड़प्पा की सभ्यता का मूल निवासी है कौन। लेकिन तो यहां तक कह दिया कि मेसोपोटामिया के सुमेर सभ्यता से ही पहले पश्चिम एशिया फिर भारत आकर के उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। लेकिन वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के स्थायित्व के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि यह एक स्थानीय सभ्यता थे।
सभी भी इतिहासकार यह मानते हैं कि आधुनिक खोज को और विश्लेषण करने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्वतंत्र रूप से पश्चिमोत्तर भारत की संस्कृति से हुआ है। पश्चिमोत्तर भारत कहने का कि बलूच का क्षेत्र यानी बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। यह जो आपके सामने है यह आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता को किस तरह से उद्भव हुआ है उसको हम देखेंगे। कारण है कि अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह भारतीय सभ्यता है, तो किस तरह से यह फलीभूत हुई। सर्वप्रथम मानव जो देखेंगे वह इन पहाड़ों पे रहता था, इन पहाड़ों पे अपना आवास बना करके रहता था। यह करीब करीब 7000 ईस्वी पूर्व की बात है। नवपाषाण काल में यह उतर करके तराई में आया। तराई में आने के बाद इसका जो हमको अवशेष मिलते हैं वो है मेहरगढ़। इसको हम अब एक नवपाषाण काल में देखेंगे कि यहां से इन पहाड़ों से उतर करके ये पहुंचते हैं मेहरगढ़ में। यहां पर मेहरगढ़ के यहीं पर है किले गुल मोहम्मद। किले गुल मोहम्मद जहां पर इनको मिलता है सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास इनको मिला जल, उर्वरा भूमि। जब ये उर्वरा भूमि और जल मिला तो इन्होंने कृषि का विकास प्रारंभ किया। कृषि के विकास के साथ साथ देखेंगे कि व्यापार का भी विकास हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई और उत्पादन में वृद्धि के कारण शहर का विकास हुआ। यह काल युग था, यह कालयुग कहलाया। आपको स्पष्ट कर दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को कालयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ना कि लौहयुगीन। यहाँ पे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो है यह कांस्य युगीन सभ्यता है। यह आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सात 7000 ईस्वी पूर्व यह जो पहाड़ से उतर करके जो रहा है लोग वो है मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद। किले गुल मोहम्मद यहां पर देखेंगे आप कि इस तरह से लोग जहां तहां रह रहे हैं। खेती का विकास हो चुका है। कुछ यहां से लोग आ रहे हैं, कुछ यहां जा रहे हैं, कुछ यहां आ रहे हैं, कुछ यहां आ रहे हैं। अर्थात कि यहां पर एक हिसाब से अगर कहा जाए तो करीब करीब थोड़े मोड़ी बदला बदली यानी अन्न का देना लेना प्रारंभ कर दिए हैं। हो सकता है कि किसी के यहाँ अन्न कम गया तो दूसरे के यहाँ से जाकर के ला रहे हो, उसके जगले में कुछ सामान दे रहे हो। अर्थात कि यहाँ पर रुपये पैसे की बात नहीं है, सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी व्यापार का प्रारंभिक रूप हम देखा जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं करीब 5000 ईस्वी पूर्व। 5000 ईस्वी पूर्व यहां भी हम देखते हैं मेहरगढ़, दूसरा किले गुल मोहम्मद। जो प्रमाण मिले हमको इन्हीं जगहों पे मिले हैं प्रारंभिक। अब यहां जो अलग अलग रह रहे थे यह एक बस्ती के रूप में आना प्रारंभ हो गया है, यानी लोग
रहना स्टार्ट कर दिए हैं एक बस्ती के रूप में, यानी एकीकरण की बात हो गई है। अब एकीकरण की बात हम यहां पर देख लेते हैं। साथ ही साथ यहां से यहां, इधर से इधर व्यापार की बात हम कर लेते हैं, यानी एक दूसरे के यहां से सामान लाना देना प्रारंभ कर दिए। फिर हम आते हैं यहां करीब करीब 3500 ईस्वी पूर्व एक कोयटा घाटी में इसका हमको प्रमाण मिलता है। यहां जो बंद व्यापार है इसमें थोड़ा सा खुलापन हम देखने को मिलता है, हल्का हल्का खुलापन। इस तरह से हम मान कर करके चलें। थोड़ी सी इन लोगों का मुंह जो है वो खुल चुका है, यानी कि यह जो एकीकरण की बात थी इसमें थोड़ा सा मुंह खुला, और मुंह खुलने के बाद में यहां से लोग व्यापार की बात प्रारंभ कर दिए। इस तरह से एक करीब करीब 350 ईस्वी पूर्व की बात है। अब आते हैं करीब करीब 2500 ईस्वी पूर्व, यानी कि लगभग हम कर सकते हैं 2500 ईस्वी पूर्व। इसमें खुलापन थोड़ा सा और ज्यादा हुआ है। पहले जो व्यापार जो था वो सिर्फ देखेंगे यहां से यहां, मतलब मुंह एक ही साइड से, लेकिन अब जो देख रहे हैं इसमें एक खुलापन आती है। यह खुलापन जो देखेंगे यह इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है। मतलब कि या तो व्यापार इधर से कर लो, या तो व्यापार इधर से कर लो, यहां से कर लो, या यहां से कर लो। एक खुलापन की बात उत्पन्न हो गई। इसका साथ हमको मिला है आमरी, कोटजी, कालीबंगा। यहां से यानी हम इसको मान सकते हैं कि यह हड़प्पा पूर्व की बात है। हड़प्पा पूर्व। इस तरह से यहां पर आए। यहां पर साथ ही साथ देखने को मिलता है हस्तशिल्प का विकास होता है। मृण भांड की बात यहां पर चलती है। कोटजी में द्वितीय चरण की जब खुदाई हुई है, जहां से हमें इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद 2500 के बाद हम आते हैं 2350 ईस्वी पूर्व। यहां पर परिपक्व हड़प्पा है, परिपक्व हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष का काल, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, जिसका साक्ष्य हमें मिलता है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। इसमें हम देखेंगे करीब 5000 ईस्वी पूर्व से लेकर 3500 ईस्वी पूर्व तक एकीकरण, सब 5000 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व तक एकीकरण की प्रक्रिया चली है। सामाजिक क्षेत्र में यह है। मृण भांड की परंपरा चली है। इसके बाद पूर्ण हड़प्पा काल का जब विकास हो गया, तो यहीं पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में जो नगर योजना है, भवन निर्माण है, उसके बारे में विस्तृत बताऊंगा।
उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहां से कौन सा सामान मिला है या कौन सा प्रमाण मिला है। इस तरह से मैं आज अपना वीडियो यहीं पे खत्म कर रहा हूं।